हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज हम लोग आगे बच्चों एक नए टॉपिक पर, नए चैप्टर पे, जिसका नाम है फ्रिक्शन। इससे पहले जो हम लोगों ने चैप्टर 8 पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन, वो बच्चों पढ़ लेना जाके, वरना ये चैप्टर तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही समझाऊंगा कि आप नए सिरे से देख रहे हो तो समझ में आ जाए। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो देख लेना जाके। हर एक चैप्टर के लास्ट लेक्चर में नोट्स पड़े हुए हैं, उनको डाउनलोड कर लेना। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर 9 है फ्रिक्शन। अभी देखो कितना मस्त ये बंदा, देखो इसके ये डिस्क्रिप्शन जो मैंने बनाया इसमें देखो ये फिसल गया। अब आप कहोगे ये सब क्या है सर, ये तो गिर गया, इसका क्या काम है फ्रिक्शन में, अभी सब पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया कि सर ये सब तो पढ़ा था हमने कि मास है तो इस पर अगर फोर्स आगे की तरफ लग रही है, वेट नीचे, एन, ये म्यू एन क्या है, ये क्या नया एक टर्म ला दियो। अब यही बच्चों चैप्टर है फ्रिक्शन, यही तो समझना है। बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों टॉपिक है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ था, आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। फ्रिक्शन आप लोगों ने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूँ जो भी पढ़ा था उसमें बहुत चीज़ें गलत भी पढ़ ली होंगी, क्योंकि वही बात है, जो हम सोचते हैं आगे चल के पता चलता है कि वो पूरा सत्य नहीं है, पूरा सत्य कुछ और है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, पहले बच्चों थोड़ा बेसिक पे जाते हैं। बेसिक पे क्या जाते हैं कि याद होगा बच्चों, जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि हम एक एजम्पशन मानेंगे कि जितनी भी कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस हैं, यानी कि दो सरफेस अगर कांटेक्ट में आ रही हैं, इस तरीके से कांटेक्ट में है, जैसे कि मास किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये जो कांटेक्ट बन रहा है वो स्मूथ है। ये हम लोगों ने पहले एज्यूम करा था। वो इसीलिए एज्यूम करा था ताकि हमको फ्रिक्शन को कंसीडर ना करना पड़े, क्योंकि वो पूरी मैथमेटिक्स थोड़ी सी अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये एजम्पशन तो बच्चों इस चैप्टर में होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम फ्रिक्शन ही तो पढ़ रहे हैं। हमें इस चैप्टर में रफ सरफेस, जो एक्चुअल सरफेस होती हैं बच्चों, कोई भी सरफेस कितनी भी स्मूथ दिखे, जैसे कि आप कह दो कि सर एक मेटालिक कॉपर का पीस है जो कि एकदम शाइनी है, एकदम बिल्कुल मिरर लाइक उसमें फिनिश है सरफेस पे, उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। जितनी भी रियल वर्ल्ड में सरफेस हैं उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होगा। वो कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सरफेस की स्मूथनेस कैसी है, मटेरियल कौन सा है, लेकिन वो पूरी तरीके से जीरो नहीं होगा। परफेक्टली स्मूथ सरफेस कोई नहीं होती है। सरफेस हमेशा रफ ही होती है, कोई ज़्यादा रफ होती है, कोई कम रफ होती है। तो यानी फ्रिक्शन तो रियल लाइफ में आप अवॉइड कर नहीं सकते हो। अब बात आती है कि फ्रिक्शन होता क्या है। पहले इसकी डिफिनीशन समझ लेते हैं। इसकी डिफिनीशन में ही बच्चों हम लोग छोटे क्लासेस में इतनी गलतियां कर देते हैं कि बाद में पता चलता है अच्छा ऐसा होता है क्या। जैसे बताता हूँ, मुझे 9th में मैंने जो फ्रिक्शन पढ़ा था, मुझे बाद में समझ में आ रही इतना गलत पढ़ लिया था क्या मैंने। देखो डिफिनीशन क्या लिखी है, फ्रिक्शन इज अ फिनोमेना दैट अपोजेस द रिलेटिव स्लिपिंग और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। अब कहोगे सर यही तो डिफिनीशन पढ़ी थी हम लोगों ने। नहीं बच्चों, छोटे क्लासेस में जो तुम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ ली है उसमें क्या पढ़ लिया है कि फ्रिक्शन इज अ फिनोमेना दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेस। बस यहीं पे तो गलत हो गया बच्चों। दो कॉन्टैक्ट सर्फेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन का अपोज करता है फ्रिक्शन। मैं आपको अब समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि बच्चों ये देखो, ये मास एक m है, ठीक, और ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये सरफेस को बच्चों हम लोग मान लेते हैं ये सरफेस 1 है और ये रफ है। रफ यानी कि कह दो कि रियल सरफेस है, ठीक। अब मैं इस मास को अगर आगे खिसकाना चाहूँ, मान लो एक फोर्स F लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये आगे किसके रिस्पेक्ट में जा रही है। मान लो सरफेस 2 है, ये जो मास है ये 2 है, ये सरफेस किसके रिस्पेक्ट में आगे जा रही है, 1 के रिस्पेक्ट में ही तो आगे जा रही है। तो ये जो फ्रिक्शन है बच्चों, इस रिलेटिव स्लिपिंग का अपोज करेगा। या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग का क्या मतलब है बच्चों, टेंडेंसी का। अब टेंडेंसी का मतलब ये है कि जैसे ही मान लो पहले कोई फोर्स नहीं थी, जब तक कोई फोर्स नहीं थी, मास बस रखा हुआ था, तब तक तो बच्चों फ्रिक्शन का नामो निशान नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रेस्ट में है। अब जैसे ही आप फोर्स लगाना चालू करोगे, तो बच्चों ये बताओ रियल लाइफ में क्या आपने ऐसा देखा है कि फोर्स चाहे कितनी कम हो, मास जो है आपका आगे बढ़ जाता है? ऐसा तो नहीं होता। मान लो किसी ब्लॉक को ही आपको पुश करना हो या उसको खींचना हो, तो आप धीरे धीरे फोर्स बढ़ाओगे, तब किसी एक पॉइंट पे वो आगे बढ़ना है, स्लिप करना स्टार्ट करेगी। उससे पहले क्या हो रहा है, उससे पहले भी तो फ्रिक्शन लग रहा है, तभी तो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो फ्रिक्शन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग, मतलब कि जो रिलेटिव मोशन होने वाला है उसका भी अपोज करता है, और जो हो रहा है, मान लो स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, तब भी इसका अपोज करेगा। क्यों अपोज करेगा? मान लो ये आगे खिसक रहा होता, जैसे कि एक सरफेस ब्लॉक होती, मैं उसको ऐसे धक्का देता,
ठीक है। तो आपने देखा होगा वो सरफेस पे आगे बढ़ती जाती है और फिर एकदम से रुक जाएगी। न्यूटन का लॉ है ये तो, कि फर्स्ट लॉ में क्या था कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक वो चलती रहेगी और रुकी रहेगी। अब यहाँ तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है तभी तो रुकी जा रही है। अब फोर्स तो आपने हटा ली, एक बार धक्का दे दिया तो एक्सटर्नल फोर्स तो आपने हटा ली, तो ऐसी कौन सी फोर्स है जो उसको रोके ले रही है? वो फ्रिक्शन फोर्स है। तो यानी कि जब वो रिलेटिव मोशन कर रही है तब भी एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, और जब वो रिलेटिव मोशन करने वाली है या करना चाह रही है तब भी एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही। तो ये डेफिनेशन होगी। कह दो सर अरे इतना सब कुछ था क्या? इतना ही था बच्चों। अब चले जाते हैं बेसिक्स पे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? फ्रिक्शन इज द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। याद करो बच्चों, जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने कांटेक्ट फोर्सेस समझी थी। कांटेक्ट फोर्स क्या होती है? बेसिकली नाम ही बता रहा है, मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में आती हैं तो उनके बीच में जो फोर्स जनरेट होती है उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, जैसा कि नाम ही है। अब बात आती है कि फंडामेंटल लेवल पे मैंने आपको बताया था कि कांटेक्ट फोर्स किस तरीके की फोर्स होती है। कांटेक्ट फोर्स होती है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। याद करो 4 तरीके की फंडामेंटल फोर्सेस होती थी कि नेचर में जितनी भी फोर्सेस हैं इनको इन 4 कैटेगरी में रखा जा सकता था। कौन कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की फोर्स होती है। कैसे होती है ये भी मैंने बताया था, चलो मैं जल्दी से बता देता हूँ। जैसे ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है, तो इस सरफेस 1 के जो सरफेस पे एटम्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, चार्जेस हैं। और ये जो सरफेस 2 है इस पे जो एटम्स होंगे इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। ये इंटरेक्शन जो होगा यानी कि अट्रैक्शन, ये एक तरीके की फोर्स जनरेट करेगा जिसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। अब ये तो इस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें नहीं जाना है क्योंकि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, याद करो। तो कॉन्टैक्ट फोर्स बच्चों 2 तरीके की हम लोगों ने पढ़ी थी। कौन कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ी थी? याद करो, जल्दी से याद करो। कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोगों ने 2 तरीके की पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि जब 2 सरफेस कॉन्टैक्ट में आती हैं तो एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। याद आया कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल याद आया। और दूसरी टाइप की जो फोर्स होती थी उसे हम लोग कहते थे फ्रिक्शन, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में तो पढ़ा नहीं, इस लेक्चर में हम इसी को पढ़ेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होता था वो होता था परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्या होता था? परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक। और जो ये फ्रिक्शन होती है ये होता है पैरेलल टू सरफेस, ठीक। तो यही यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा है, फ्रिक्शन इज द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 2 सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो अब जरा पर यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं। उसी मास पर हम लोग दोबारा चले जा रहे हैं, ठीक है। और इस सरफेस पे वो रखा हुआ था, इस मास, ये है मास 2 और ये है सरफेस 1, ठीक। मान लो इसको आगे खींचने की कोशिश करी जा रही है, फोर्स F लगाई जा रही है। अब हमें पता है कि इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा N, अगर हम बॉडी 2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। क्यों आएगा N? क्योंकि ऑब्वियस बात है इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, ठीक। और क्योंकि आगे खींचने की कोशिश कर रहे हो, रफ सरफेस है। अब मैंने क्या बताया, देखो समझना बात को ध्यान से, कि फ्रिक्शन रिलेटिव स्लिपिंग का अपोज करता है। तो 1 तो एक सरफेस रेस्ट पे, मान लो फ्लोर है तो वो तो रेस्ट पे, लेकिन ये जो ब्लॉक 2 है ये 1 के रिस्पेक्ट में कहाँ जाना चाह रही है? आगे जाना चाह रही है। तो रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो फ्रिक्शन लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। ये F इधर की तरफ, ये फ्रिक्शन फोर्स है। अब 2 तरीके की आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स हो गई F और N, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा R, ये है आपका बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट इसी के तो 2 कंपोनेंट हैं, देखो कौन कौन से 2 कंपोनेंट? N और F, N और F। बात समझ गए? कह दोगे सर बिल्कुल। अब बात आती है बच्चों, जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब आप 2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, मान लो मैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस 2 के लिए दिखा रहा हूं, सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो आप क्या दिखाओगे? एक तो, अरे यार ये सीधी लाइन नहीं, एक तो ये N दिखाओगे और एक ये फ्रिक्शन दिखा दोगे कि नहीं? लेकिन मैं आपसे कहूं कि भाई 1, ये जो 1 वाली सरफेस है, ये जो फ्लोर है, इसके लिए भी हमें कांटेक्ट फोर्स दिखानी है। तो बच्चों 1 पे जो कांटेक्ट फोर्स होंगी वो कौन कौन से होंगी, मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा गैप दे दिए समझाने के लिए कांटेक्ट में, ठीक। मैं जो बनाने जा रहा हूं आपको अभी मैं समझाऊंगा, ये N और ये F। कहोगे सर ये क्या बना दिया आपने, ये तो हमारे पल्ले नहीं पड़ा, अभी सब पल्ले पड़ेगा, आप समझ भी होगे क्या बनाना चाह रहा हूं मैं।
ये जो कांटेक्ट फोर्स है आर, जिसको टोटल कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे, जिसके दो कंपोनेंट एफ और एन है, ये बच्चों बनाती है एक्शन रिएक्शन पेयर। ये हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था। कांटेक्ट फोर्सेस फॉर्म क्या फॉर्म? एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन पेयर। अब होगा क्या बच्चों, जो सरफेस 1 है उसका रिएक्शन 2 पे क्या है? n है ऊपर की तरफ। और ये फ्रिक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि सरफेस 1 है ना, इसलिए f पीछे की तरफ आ रहा है। अब जरा 1 पे चले जाओ, इस n का रिएक्शन क्या होगा 1 पे? अब आप कहोगे सर n का रिएक्शन क्या होता है? मैंने बताया था ये जो एक्शन रिएक्शन है इनके नाम इंटरचेंजेबल होते हैं। जिस भी बॉडी को कंसीडर करोगे उसके लिए एक्शन हो जाएगा, दूसरी बॉडी का रिएक्शन हो जाएगा, ऐसे होता है। हम लोगों ने न्यूटन लॉ में समझा। अब इस सरफेस 1 पे आप कहोगे सर n क्यों लिखा है? हमें पता है कि इसका वेट जो mg है वो नीचे की तरफ लगेगा, तो जो सरफेस 1 है उसके ऊपर ये वेट लग रहा है। अरे बच्चों, जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो n की वैल्यू mg के बराबर ही तो आती है। तो मैंने n आपको बस समझाने के लिए लिख दिया कि इसका रिएक्शन n, वैल्यू mg ही है यहाँ पर। ठीक, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा अब दूसरा है। मुद्दा दूसरा ये है कि सर इस फ्रिक्शन फोर्स का जो रिएक्शन है वो F आपने आगे दिखा दिया, ये हमें समझ में आ गया। इन दोनों का रिजल्टेंट R है जो कि इस एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखो एक्शन, इसका रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में R है। समझ में आ गया? तो ये देखो एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया। अब 2 को कंसीडर करोगे तो ये हो जाएगा एक्शन, ये हो जाएगा रिएक्शन। 1 को कंसीडर करोगे तो ये हो जाएगा एक्शन, ये हो जाएगा रिएक्शन। वो तो डिपेंड करता है किस बॉडी को चूज करो। फिजिकली कैसे समझें कि सर ये F इस डायरेक्शन में आ कैसे गया? भैया एक बात बताओ, फ्रिक्शन अगर मैं मोटा मोटी समझूं तो फ्रिक्शन क्या करा रहा है? फ्रिक्शन चाहता है कि आपकी ये बॉडी इस पर चिपक जाए, बस ऐसे समझ लो। एक तरीके का ग्लू है, समझ गए, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्लू है। तो ये चाहता क्या है कि ये जो सरफेस है, या जो 2 वाली सरफेस है, इस पर चिपक जाए। अब आप फोर्स किस पे लगा रहे हो? 2 पर लगा रहे हो। तो ये ग्लू क्या चाहेगा? ये ग्लू चाहेगा कि भैया 2 वाली आगे ना बढ़े, ये वहीं पर रहे। तो इसको पीछे खींचने के लिए ये एक फोर्स लगाएगा, जिसे हम फ्रिक्शन बोल रहे हैं। देखो पीछे दिख रही। लेकिन साथ ही साथ जो कि आप 2 पे फोर्स लगा रहे हो और जो कि ग्लू से 1 से चिपकी हुई है, तो ग्लू ये भी चाहेगा साथ ही साथ कि भैया ये 1 वाली जो है, ये ग्लू इसको साथ में खींच के आगे ले जाए। तो वो फोर्स कहाँ से आ रही है? फोर्स तो आप 2 पे लगा रहे हो, वो फोर्स 1 पे कहाँ से आ रही है? वो देखो फ्रिक्शन F आ रहा है कि नहीं आगे की तरफ। बात समझे? तो ये तो बहुत फंडामेंटल लेवल पे हमको समझ में आ गया। अब हम डेफिनेशन से समझते हैं ऐसा कैसे हो गया। सरफेस टू 1 के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में कर रही? आगे की तरफ। तो रिलेटिव मोशन क्या कहता है? ये आगे की तरफ कर रही, तो 1 वाला 2 के रिस्पेक्ट में कहां रहा जा रहा है? पीछे रहा जा रहा है कि नहीं? तो 2 जब आगे की तरफ रिलेटिव मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शन अपोज कर रहा है पीछे की तरफ। 1 वाला पीछे की तरफ मोशन कर रहा है रिलेटिव, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन आगे की तरफ। देखो ये भी डेफिनेशन से भी समझ में आ गया। कितना इंटरेस्टिंग था, है कि नहीं? ये समझ में आ गया कि नहीं? अब कहोगे सर 1 वाला कहाँ पीछे जाए? अब एक गधों 1 पीछे नहीं जा रहा है, रिलेशन में 2 के रिलेशन में तो पीछे ही जा रहा है ना, वो वहीं का वहीं रहा जा रहा है। ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट याद करो। रेलवे स्टेशन पे बैठे हो, ट्रेन जा रही है, या तुम ट्रेन पे बैठे हो तो रेलवे स्टेशन पीछे जाता वो दिखता है, तो क्या असली में पीछे जा रहा होता है क्या? ये सब बता चुका हूँ मैं। कितना इंटरेस्टिंग था, देख लिया ये सब। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, वरना गधों की तरह न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ जाओगे, आंसर आ जाएगा, खुश हो जाओगे, लेकिन समझोगे कुछ नहीं। ठीक है, तो हमें फ्रिक्शन समझ में आ गया। अब बच्चों एक इतनी इंटरेस्टिंग बात है, फ्रिक्शन को बहुत ईविल समझा जाता है, मतलब उसको विलेन समझा जाता है किसी भी मशीन में। अभी आगे चल के अगर आप बीटेक करोगे या कुछ पढ़ोगे तो ये पता चलेगा, अरे सर फ्रिक्शन तो बहुत ही गंदी चीज़ है, वो तो हर चीज़ में जो है एनर्जी का लॉस करवाती। कैसे बच्चों? जैसे मशीन्स होती हैं, या आप जैसे गाड़ी चलाते होगे, बाइक चलाते होगे, कार मान लो, कार तो नहीं चलाओगे अभी, उस एज में नहीं हो, चलाते भी हो सकते हो, छोड़ो वो सब। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि भाई वो गर्म हो जा रही है, हीट हुई जा रही है, तो आप क्या करते हो? कहते हो सर मोबिल डालते हैं हम लोग इंजन में ताकि हीट। मोबिल क्यों? मोबिल एक लुब्रिकेंट है, वो क्या करता है कि जो रिलेटिव मोशन कर रहा है अंदर छोटे छोटे पार्ट्स, उनके बीच में फ्रिक्शन कम कर देता है। फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन एनर्जी का लॉस करवाता है।
और वो एनर्जी का लॉस किस फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में। तो आप कहोगे सर फ्रिक्शन तो बड़ी गंदी चीज़ है, अगर फ्रिक्शन ना होता तो हमें मोबिल नहीं डालना पड़ता, हमारे पार्ट्स में जो एनर्जी का लॉस हो रहा वो ना होता। मान लो हम इनपुट पे 20 जूल एनर्जी देते तो आउटपुट पे भी 20 जूल मिल जाता, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। तो सर क्या फ्रिक्शन बहुत ही गंदी चीज़ है, इसको होना ही नहीं चाहिए? आंसर होगा बिल्कुल नहीं। फ्रिक्शन ईविल तो है, लेकिन वो नेसेसरी ईविल है। अगर वो नहीं होगा तो दुनिया रुक जाएगी। रुक क्या जाएगी, बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। देखो अभी समझाता हूँ। पहले तो पहला वाला पॉइंट समझते हैं। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन एंड कॉजेस लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इन मशीन्स। ये तो अभी मैंने बताया आपको। इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रखा है। अबाउट 20% ऑफ गैसोलीन कह लो या पेट्रोल डीजल जो भी कह लो, यूज्ड इन एन ऑटोमोबाइल इज नीडेड टू काउंटरएक्ट फ्रिक्शन इन द इंजन एंड ड्राइव ट्रेन। अब इसको सीधे सीधे जो मैंने आपको बताया वही बात है कि जो आपका पेट्रोल जलता है उसका 20% हिस्सा जो होता है, मतलब मान लो 1 लीटर पेट्रोल डलाया तो 200 ml जो पेट्रोल है उसकी एनर्जी सिर्फ इसमें खर्च हो जाती है कि जो इंजन के बीच में कंपोनेंट है टायर तक पहुंचती ही नहीं है, वो बात समझो, व्हील तक पहुंचती नहीं है, वो एनर्जी अंदर ही हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इंजन में जो पार्ट है छोटे छोटे उनके बीच में मोशन हो रहा है और फ्रिक्शन वो हीट में लॉस करवा दे रहा है। तो उसको काउंटरएक्ट, उसको ओवरकम करने के लिए 20% एनर्जी खराब जाती है। और क्या है, फ्रिक्शन एवरीडे लाइफ में अनअवॉइडेबल है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है, वो कांटेक्ट में आएगी तो वहाँ फ्रिक्शन आ ही जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो फ्रिक्शन अनअवॉइडेबल है। तो क्या फ्रिक्शन इविल है? इट लुक्स लाइक फ्रिक्शन इज इविल बट इट इज नेसेसरी। फ्रिक्शन के एडवांटेज भी उतने ही हैं जितने डिसएडवांटेज है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट द कार विल नॉट गो एनीवेयर, वी कुड नॉट वॉक। तुम पेट्रोल का 20% तो छोड़ो, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो 100% वहीं पर वेस्ट हो जाएगा। होगा क्या, कार स्टार्ट करोगे, कार के जो टायर हैं, जो व्हील है, वो वहीं घूमते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ोगे। याद करो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जो भी फोर्स एक्सेलरेशन करवाती है वो एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए। तो जब कार रोड पे होती है तो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से आ रही है, रोड से। कहाँ से आ रही है, फ्रिक्शन के द्वारा आ रही है। फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो कार वहीं की वहीं घूमती रहेगी, उसके टायर आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये सिचुएशन आप इमेजिन करके भी देख सकते हो। आप चल नहीं पाओगे, आप चलोगे और देखो ये बंदा फिसल गया, गिर जाएगा। कैसे गिरेगा, या ये वहीं पर कैसे क्या होगा, इमेजिन करो। फ्रिक्शन नहीं है, आप पैर आगे बढ़ा रहे हो, वहीं पर ऐसे ऐसे कर रहे हो, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आप चल रहे हो, कई बार ऐसा हुआ, हो सकता है हुआ हो, बड़ी दुखद होगा अगर ऐसा हुआ है कि केले का छिलका आपके पैर और सरफेस के बीच में आ गया, आप फिसल गए, गिर पड़े। ऐसा क्यों होता है, ये जो बनाना का ये जो पील है ये क्या करेगा, ये फ्रिक्शन कम कर देता है और आप स्लिप हो जाते हो। अब कहीं कहीं पर फ्रिक्शन आपको कम भी चाहिए, जैसे ये आइस हॉकी क्यों खेला जाता है भाई, सरफेस हॉकी जब ग्राउंड वाला बना हुआ है तो आइस हॉकी में क्या मजा आ रहा है भाई। आइस हॉकी में देखा होगा स्केट्स का यूज़ करते हैं, वो ना वो जो ब्लेड्स होते हैं जो ये शूज़ में लगे होते हैं, वो क्यों ऐसा बनाया जाता है, आइस का यूज़ करने की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो आप आराम से उस पर स्लाइड कर सकते हो। तो कहीं कहीं पे तो फ्रिक्शन कम चाहिए, लेकिन इन दोनों सिचुएशन को देख के लग रहा है कि भाई फ्रिक्शन तो चाहिए ही चाहिए। और फ्रिक्शन कहाँ पे चाहिए, ये मैं एडवांटेज बता रहा हूँ आपको। इन द अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन वी कुड नॉट होल्ड अ पेंसिल, हम पेंसिल को होल्ड नहीं कर पाएंगे। देखो बच्चों, जैसे कि ये पेन मैंने होल्ड कर रखा है, ठीक। अब इसमें कौन कौन सी फोर्स है, थोड़ा दिमाग लगाना। मैं ऐसे इसको ग्रिप कर रहा हूँ तो ये जो फोर्स है ये तो हॉरिजॉन्टल है, ठीक, और एक इसका वेट है। तो बात आती है कि सर इसका ये जो वाई डायरेक्शन में वेट है, इसको ये एक्स डायरेक्शन वाली फोर्स तो बैलेंस कर नहीं पाएगी भाई, ये कैसे बैलेंस करेगी। तो ऐसी कौन सी फोर्स है जो उसको गिरने नहीं दे रही, वो फोर्स है बच्चों मेरे फिंगर्स और इस पेन की सरफेस के बीच की फ्रिक्शन फोर्स, जो इसको नीचे गिरने नहीं दे रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो फ्रिक्शन देखो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट। और लेट सपोज आप किसी तरह कह दो सर हम होल्ड नहीं करेंगे, हम एक होल्डर बनाएंगे और हाथ डाल के उसको फंसा लेंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन पेंसिल तो हम होल्ड करके रहेंगे, फ्रिक्शन को हटाओ। तो मैं कहूँगा चलो तुम ये कर लोगे, लेकिन फिर वो पेंसिल लिख नहीं पाएगी, क्योंकि पेंसिल जो राइट करती है, जो चौक आपके बोर्ड पर चलती है, वो क्यों चल पाती है, वो इसलिए चल पाती है कि जैसे आप लिखते हो आपकी चौक या पेन की जो पेंसिल की टिप है वो वहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से घिस जाती है, वियर हो जाती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वियर नहीं होगी, ऊपर ही ऊपर ऐसे ही है। आपकी पेंसिल क्या होता है, आपने देखा होगा निप आपकी कम क्यों हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वियर आउट हो जाती है, घिस जाती है। तो जब वो घिसेगी नहीं तो लिखेगी क्या, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। नेल्स एंड स्क्रूज वुड बी यूजलेस। आप घर में कुछ भी आपको दीवार पे लगाना होता है, आप क्या करते हो, स्क्रू का यूज करते हो, नेल्स यानी कि कीलों को गाड़ देते हो। अब कील क्यों काम कर पाती, फ्रिक्शन है,
वरना क्या होगा, कील आसानी से अंदर चली जाएगी, बाहर आ जाएगी, वो तो गिर जाएगा सामान आपका। स्क्रू, दो सरफेस को टाइट करना हो तो आप ये देखो स्क्रू यूज करते हैं, उनको टाइट करते हो। वो क्यों टाइट हो जाते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन है बच्चों। इनको थ्रेड्स बोलते हैं, इस बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ये जो थ्रेड्स हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, ये अंदर जैसे ही जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से टाइटनिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये स्क्रू क्या होंगे, वो अपनी ही जगह पे घूमते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, कोई टाइटनिंग फोर्स नहीं होगी। और एक चीज़ बच्चों, ये देखो टाई, ये टाई बांधते हो, अगर टाई आपने नोटिस करा होगा, अगर कोई घटिया क्वालिटी का कपड़ा होता है, क्लोथ होता है, बहुत स्मूथ, ज़्यादा ही स्मूथ होता है, तो टाई बहुत जल्दी खुल जाती है, वो बंध ही नहीं पाती है सही से। क्यों? क्योंकि जो ग्रिपिंग फोर्स चाहिए वो तो है नहीं, तो टाई आपकी बार बार खुलेगी या बंध ही नहीं पाएगी। मान लो लेट सपोज फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये जो मम्मी लोग अच्छा अच्छा स्वेटर सिलती हैं, वो क्या होगा, ये सारा खुल जाएगा अपने आप, क्योंकि जो थ्रेड्स के बीच में फ्रिक्शन है, जो उसको होल्ड करके रखा हुआ, वो तो ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फ्रिक्शन कितनी ज़रूरी चीज़ है, यहाँ से समझ में आ रहा होगा। हाँ, डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन के, लेकिन इट इज़ अ नेसेसरी इविल, होना भी ज़रूरी है, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग था बच्चों ये सब, मज़ा आया। अब हम लोग एक नया टॉपिक कुछ नहीं है, फ्रिक्शन को किस लेवल पे पढ़ना है। फ्रिक्शन बच्चों एक अलग ब्रांच ऑफ साइंस है, पता है। इसका आगे चल के आपको पता चलेगा अगर बीटेक वीटेक करा कि ये तो पूरी एक ब्रांच ही है जिसकी स्टडी अलग से होती है। इतना हमें नहीं जानना है, हमें तो बस थोड़ा सा पढ़ना है इस लेवल पे। ये एक टॉपिक है कि फ्रिक्शन कितने टाइप का, जो कंडीशन हम लोगों ने अभी समझी कि या तो मोशन हो सकता है या मोशन हो रहा है, दोनों में, या तो रिलेटिव मोशन होने वाला है या वो एक्चुअली में हो रहा है। इस बेसिस पे फ्रिक्शन यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे कि नाम ही बता रहा है, स्टैटिक यानी रेस्ट में, एंड दूसरा क्या नाम बोलते हैं, दूसरा टाइप का क्या है, काइनेटिक ऑब्लिक डायनेमिक फ्रिक्शन। इसको कहीं कहीं पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हर जगह स्लाइडिंग की बात चल रही। तो पहले कुछ पॉइंट यहाँ पर बच्चों लिखे हम लोग समझ लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, इसको डिटेल में भी समझेंगे, पहले जो लिखा हुआ उसको समझ लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट प्रिवेंट्स टू सॉलिड सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट फ्रॉम मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जब वो ब्लॉक सरफेस पर रखी हुई थी, तो आप उसको अगर धक्का देना स्टार्ट करोगे तो शुरुआत में ही नहीं वो चल जाएगी, एक पॉइंट आएगा जिसके बाद वो चलना स्टार्ट होगी। तो उस पॉइंट तक जो फोर्स उसका अपोज कर रही है, जो फ्रिक्शन उसका अपोज कर रहा है रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने से पहले, वो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। इट एक्ट्स एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। मतलब रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करता है, होने ही नहीं देता है, ये वाला फ्रिक्शन। दूसरा क्या है, दूसरा होता है काइनेटिक ऑब्लिक डायनेमिक, या इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी किसी किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम इज द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन वंस द स्लिपिंग हैज स्टार्टेड। मतलब कि सिंपल से लाइन से ही समझ में आ रहा है कि एक बार तो ये हो गया कि भाई स्टार्ट ही नहीं हुआ है मोशन, तब तक के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन। जब मोशन स्टार्ट हो गया है तब ऐसा क्यों होता है कि एक टाइम के बाद अगर आप बाहर से जो फोर्स, जैसे मान लो मैं किसी ब्लॉक को पुश कर रहा हूं, तो जब तक मैं उसको पुश कर रहा हूं या मैंने उसको धक्का दे दिया तो कुछ दूरी तक वो जाएगी और उसके बाद रुक जाएगी। तो रुकी क्यों जा रही है, मैंने तो धक्का देना बंद कर दिया है, वो आगे चल के रुक कैसे गई भाई, मैंने बंद कर दिया, उसको तुरंत रुक जाना चाहिए, आगे थोड़ा जाती क्योंकि मोमेंटम आ गया है। अब वो रुकी क्यों जाके आगे, ऐसी कौन सी एक्सटर्नल फोर्स उस जगह पर लगा दी गई कि वो रुक गई। वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बच्चों बोली जाती है काइनेटिक या डायनेमिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब ये वो फ्रिक्शन है जब रिलेटिव स्लिपिंग होने लगती है तब भी इसको अपोज करता है, वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। वो बात अलग है कि आप बाहर से इतना ज़्यादा धक्का दे रहे हो कि फ्रिक्शन उसको ओवरकम कर नहीं पा रहा है, बात समझ रहे हो। तो इस टाइप के फ्रिक्शन को, जो कि मोशन के दौरान अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, उसे बोलते हैं काइनेटिक डायनेमिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बात समझिए, इसको डिटेल में अभी समझेंगे, टेंशन ना लो। एक बच्चों टर्म है इम्पेंडिंग मोशन। इम्पेंडिंग मोशन, इसको ये टर्म बहुत बार मैं यूज़ करूंगा इस चैप्टर में, इसलिए मैं इसको पहले ही समझा दे रहा हूँ, बाद में रोने मत लगना कि ये इम्पेंडिंग मोशन क्या है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ द मोशन दैट वुड टेक प्लेस, ब्रैकेट में जो पॉइंट लिखा है उस पर ज़्यादा गौर करना, बट डज नॉट टेक प्लेस एक्चुअली। मतलब वो होता लेकिन वो हो नहीं रहा है। ये एक ऐसा मोशन है जो होता, कब होता, अगर अंडर द अप्लाइड फोर्स इफ फ्रिक्शन वर अब्सेंट। मतलब कहना यह चाह रहा है कि मान लो ये जो ब्लॉक रखी है, आप इस पे जब फोर्स लगा रहे थे और मान लो सरफेस स्मूथ होती, फ्रिक्शन ना होता, तब जो मोशन होता, लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि फ्रिक्शन है,
बात समझ में आ रही कि नहीं? कहते हो सर कंफ्यूज कर दिया आपने। मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ। मान लो एक ब्लॉक को मैं धक्का दे रहा हूँ, अब किसी एक पॉइंट तक वो क्या चाहेगा, वो मोशन करना चाहेगा लेकिन कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन। एक पॉइंट के बाद जब मैं फोर्स बढ़ाता रहूंगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो फ्रिक्शन उसको वहां होल्ड करके नहीं रख पाएगा और आगे बढ़ जाएगी। तो ये इस टाइम तक जो मोशन होना चाह रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन है वहां पर। इस टाइप के मोशन को इंपेंडिंग मोशन बोलेंगे, यानी वो मोशन जो होने वाला है, ठीक है, जो होने वाला है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द मोशन दैट वुड टेक प्लेस बट डज नॉट टेक प्लेस एक्चुअली अंडर द अप्लाइड फोर्स इफ फ्रिक्शन वाज एब्सेंट। या यहां से यहां तक समझो, ब्रैकेट वाले को छोड़ो। इट इज द मोशन दैट वुड टेक प्लेस अंडर द अप्लाइड फोर्स इफ फ्रिक्शन वाज एब्सेंट। बात समझ गए? तो जब भी मैं इंपेंडिंग मोशन की बात करूं, मतलब कि बस बेसिक में समझ जाओ, फ्रिक्शन होने मतलब मोशन होने वाला है, रिलेटिव मोशन होने वाला, ठीक है, जो हो नहीं रहा है होने वाला है। चलो, आप कह दोगे सर ये तो आपने डेफिनेशन समझा दी, इसमें और भी कुछ है क्या? बच्चों अभी तो पूरी कहानी बची हुई है। कहानी आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे कि इसका नाम है, इसको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों। इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आएगा समझने में, ठीक है। अब इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं? बहुत सी बुक में आप देखोगे स्मॉल एफ और ये सफिक्स में एस लगा हुआ है। एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। एक बच्चों कंडीशन यहाँ पर हम लोग मास वाली लेकर, एक ब्लॉक और सरफेस वाली कंडीशन लेके आते हैं। ये एक सरफेस है जो कि रफ है। अब जितनी भी सरफेसेस की बात होंगी वो रियल सरफेस की बात होगी। स्मूथ अब भूल जाओ सब, ठीक है। अब इस सरफेस पे ऑब्वियस सी बात है कि इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन एन होगा, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा mg, ठीक। अब मान लेते हैं कि इसके ऊपर एक फोर्स F लग रही। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि अगर ये फोर्स स्मूथ होती तो F कितनी भी छोटी हो, ये जो अप्लाइड फोर्स है मान लो 0.1 न्यूटन की होती तब भी आगे बढ़ जाती। मान लो 50 केजी की ब्लॉक एक सरफेस पे रखी हुई है और आपको उसको पुश करना है, खींचना है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप मान लो 1 केजी का ऐसे हल्का से ऐसे करते तब भी आगे बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती? लेकिन ऐसा होता तो नहीं है रियल लाइफ में, क्योंकि एक्चुअल सरफेस हो। तो आप क्या देखते हो कि आपको फोर्स, ये जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, इसको बढ़ाना पड़ता है। एक पॉइंट पे आकर ही वो मूव करना चालू करती। तो बात आती है कि सर ये बताओ, जब ये रेस्ट में है तो इस अप्लाइड फोर्स का विरोध कौन किया? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये रेस्ट में है तो नेट सम ऑफ फोर्सेस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये हमारा सेकंड लॉ है कि नहीं है कि भैया अगर ये जिस पॉइंट तक रेस्ट में है, अभी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात चल रही तो इसका मतलब ये रेस्ट में, तो जब रेस्ट में है तो ये फोर्स तो आगे की तरफ लग रही। ऐसी कौन सी फोर्स है जो इसका अपोज कर रही? वो होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो रेस्ट में रह ही नहीं पाएगी, ये तो मूव कर जाएगी ना, F=ma से एक्सेलरेट हो जाएगी। तो वो फोर्स बच्चों जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हम लोग समझ भी चुके हैं, जो कि इस फ्रिक्शन का, इस अप्लाइड फोर्स का अपोज करेगी। और कब तक करेगी? ये एक पॉइंट तक करेगी। एक ऐसा पॉइंट होगा एट अ सर्टेन पॉइंट, ये जो बच्चों Fs है, Fs विल रीच या जो स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको बोल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि अब इससे ज़्यादा ये जो फोर्स है इस अप्लाइड फोर्स का अपोज नहीं कर पाएगी। आप लगातार फोर्स बढ़ाते जा रहे हो उसको धक्का देने के लिए। तो Fs की एक लिमिट होती है, ये जो कांटेक्ट है इसकी एक लिमिट है। एक लिमिट के बाद वो कांटेक्ट टूट जाएगा। तो ये जो लिमिट है Fs विल रीच मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं Fs मैक्स। इसको बच्चों बोला जाता है कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये बच्चों नाम आपने बहुत सुना नहीं होगा क्योंकि अभी तो चैप्टर पढ़ो, बहुत सुनोगे इसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब ये वो फ्रिक्शन है जिसके बाद रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद ये फ्रिक्शन फोर्स अपोज नहीं कर पाएगी रिलेटिव मोशन का, वो स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ गया कि नहीं? तो ये हमको समझ में आ गया। एट अ सर्टेन पॉइंट Fs विल रीच अ मैक्सिमम वैल्यू Fs मैक्स कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको बच्चों Fl से डिनोट करते हैं। कहीं पर किसी बुक में आप Fl से डिनोट करो। और एक्सपेरिमेंट्स से ये पाया गया है,
आप कहोगे सर किसने करे थे एक्सपेरिमेंट, वो सब हम लोग बाद में समझे। एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि ये जो FL होती है या ये जो आपकी FS मैक्स है, दोनों ही एक ही बातें हैं। FL में बार बार ये FS मैक्स नहीं लिखूंगा, FL लिख दूं तो ये समझ जाना कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है सरफेस पे, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पे ये चीज़ डिपेंड करती है। इसको देखो, फिर मैं एक बात और बताऊंगा आपको आगे। ये बच्चों छोटे छोटे नोट्स अपने आप बना ज़रूर लेना। जब हम लोग बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जब जब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा दोनों सरफेसेस के बीच में, मतलब ज़्यादा लोड पड़ेगा नॉर्मल रिएक्शन तभी तो बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। बात समझी। अब बात आती है सर कहते हो ये तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब वो तो फोर्स के हिसाब से। FS की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करता है कि नॉर्मल रिएक्शन कितनी, मैक्सिमम वैल्यू कि मतलब किस फ्रिक्शन वैल्यू के बाद सरफेस अब होल्ड नहीं कर पाएगी, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो FL जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे, तो मैंने बताया था मैथ जब हम लोग पढ़ रहे थे, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लेना जाके अगर नहीं पढ़ा तो, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है, जिसको बच्चों एक नया टर्म आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, n तो रहेगा। ये जो बच्चों ये लेटर है इसको बोलते हैं म्यू, याद है ग्रीक लेटर्स में इसको म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू। और S का मतलब स्टैटिक। ये एक कांस्टेंट होता है, ठीक, ये एक कांस्टेंट है जिसका नाम होता है बच्चों, जिसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। ये कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ओनली अपॉन नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, मतलब जो सरफेसेस कांटेक्ट में है उनके नेचर पे डिपेंड करेगा। नेचर का मतलब क्या हो गया भाई? नेचर का मतलब हो गया यहाँ पर उनका मटेरियल और उनकी रफनेस या स्मूथनेस का, मटेरियल एंड रफनेस। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ज़्यादा रफ है तो म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगी। स्मूथ है तो म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी। और ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, कुछ मटेरियल्स में ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है, वो सब आगे चल के हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये कहानी बच्चों थी स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करता है, होने ही नहीं देना चाहता है, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन का अपोज कौन करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द इम्पेंडिंग मोशन, जो मोशन होने वाला होता है उसको वो रोकना चाहता है। अभी हुआ नहीं है मोशन लेकिन रोकना। तो FS की बच्चों जो मिनिमम वैल्यू होगी वो फोर्स के बराबर होगी। जितनी फोर्स लगाओगे, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, ये फोर्स बैलेंस आउट हो जाएगा, तो FS इक्वल टू F। लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इतनी, FL इक्वल टू म्यू S इंटू N, ठीक। इस रिलेशन के बारे में हम लोग बच्चों आगे आने वाले लेक्चर में ज़्यादा समझेंगे। थोड़ा एक लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन करके एक टॉपिक है, उसको हम लोग पूरा डिटेल में और समझेंगे, ठीक। तो ये आपने देख लिया, कहोगे सर ये तो देख लिया, लेकिन अब बात आती है बच्चों डायनेमिक फ्रिक्शन क्या हो गया। ये मैंने अभी बताया कि मान लेते हैं मोशन स्टार्ट हो गया, आपने फोर्स इतनी बढ़ा दी है कि ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू FL से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है बैलेंस बना नहीं। F तो बढ़ गया आपका, लेकिन FL अब बढ़ नहीं सकता क्योंकि FL अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, अब वो नहीं बढ़ेगा। बात समझे, क्योंकि वो तो नेचर पे डिपेंड कर रहा है सरफेस की, वो बढ़ नहीं सकता। तो होगा क्या, बॉडी आपकी एक्सेलरेट हो जाएगी, जो सरफेस M है वो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट हो जाएगी। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन, ये है mg। बात समझे कि नहीं? अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पर बच्चों याद करो, ये जो y डायरेक्शन है, y डायरेक्शन में अगर आप इक्विलिब्रियम देखो या न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो तो n की वैल्यू mg के बराबर आती थी। तो यहाँ पर ये रिलेशन एक तरीके से और लिख सकते हो, अगर हम n की भी वैल्यू लिख दें यहाँ पर तो म्यू s ब्रैकेट में mg, ठीक है। ये इस केस में है, नॉर्मल रिएक्शन तो हमें अलग अलग केसेस में निकालनी पड़ेगी ना, रिलेशन म्यू एस n होता है, लेकिन इस केस में n की वैल्यू क्या है? mg के बराबर। तो यहाँ पर भी वैसे ही मैं दिखाना चाह रहा था कि देखो भाई, मोशन तो इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा, अब जो फोर्स होगी वो जो इसका अपोज करेगी वो होगी Fk, k यानी काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
काइनेटिक ऑब्लिक डायनेमिक। किसी किसी बुक में बच्चों एफ के की जगह एफ डी लिखा देखोगे, वो उसका मतलब होता है डायनेमिक यानी मोशन, या इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब आपके दिमाग में आएगा सर एक बात बताओ, मैं यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। जब बच्चों मोशन होने वाला होता है, जैसे मान लो आप किसी चीज़ को खींच रहे हो या धक्का दे रहे हो, तो शुरुआत में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती, लेकिन जैसे ही वो एक बार मोशन में स्टार्ट हो जाए आपको थोड़ा रिलैक्स होता है, आपको उतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ती। ये आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा कि मोशन को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही मोशन होने लगे तब उतनी फोर्स लगानी नहीं पड़ती। ये आपने नोटिस करा? कह दोगे सर बिल्कुल करा। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से समझते हैं, हमें पता चला कि जब स्लिपिंग स्टार्ट होती है या एक्सेलरेशन होने लगता है या बॉडी रिलेटिव मोशन करने लगती है, तब फ्रिक्शन की वैल्यू घट जाती है थोड़ी। क्यों घट जाती है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो स्लाइडिंग के दौरान जो अपोजिंग फोर्स है वो कम हो जाती है। तो अगर इसको कांस्टेंट स्पीड से आगे बनाए रखना है, आपको आगे धक्का देते रहना है, तो जो फोर्स आपने लगाई थी इसको धक्का देने के लिए वो फोर्स कम लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, आप रिलैक्स हो जाओगे। तो इसका क्या मतलब होता है कि एफ के की जो वैल्यू है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से कम होती है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन में यहाँ पर नाम नहीं दूंगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलूँगा, क्योंकि वो तो कितनी एफ एस तो वैल्यू जीरो से कहीं तक भी जा सकती है ना। आप फोर्स नहीं लगाओगे तो एफ एस जीरो, मैक्सिमम कितना है म्यू एस इंटू एन। ठीक, एक चीज़ और अभी मैं बताऊंगा, चलो पहले ये समझ लेते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ फिर से एक बार। आपने किसी ये मास को फोर्स लगाया, ये आगे बढ़ना चालू करा, मान लो ये कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है, आप ये फोर्स हटा दो, ये थोड़ी देर बाद आगे जाएगा और फिर रुक जाएगा। तो ये बताओ बच्चों, रुक क्यों जा रहा है भाई? वो न्यूटन सेकंड फर्स्ट लॉ तो कहता है कि भाई अगर मान लो ये फोर्स ना होती, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होता, अगर मैं आपकी जगह होता तो सर जब तक वो मोशन नहीं कर रही थी तब तक तो फ्रिक्शन है, समझ में आ गया, अब वो मोशन करना चालू कर दिए तब क्यों फ्रिक्शन लग रहा है? अरे बच्चों सरफेस तो वही है, फ्रिक्शन तो सरफेस जो नेचर है सरफेस का उस पर डिपेंड करता है, बस उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है वो मैं आगे चल के सब समझेंगे हम लोग। तो होगा क्या कि जब आपने फोर्स हटा ली तो ऐसी कौन सी फोर्स है जो उसको रोके दे रही है? भाई इसको रिटार्ड करने के लिए, रिटार्डेशन, इसको रोकने के लिए, ब्रेकिंग के लिए भी तो कोई फोर्स है। वो फोर्स कॉन्टिन्यूसली लग रही थी बच्चों, वो कौन सी थी? एफ के। एफ के की वैल्यू एफ एल से कम होती है। ठीक है, ये हम पता चल गया। अब मान लो एक्सेलरेट हो रही है तो वाई डायरेक्शन में बच्चों इक्विलिब्रियम अब भी मेंटेन है। देखो इक्विलिब्रियम ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हर जगह से उसको इक्विलिब्रियम, यहाँ पर डायरेक्शनल इक्विलिब्रियम भी होता है कि भाई एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेट कर रही है यानी नेट फोर्स जीरो नहीं, लेकिन वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो सकती है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई मोशन दिख रहा है आपको, कोई एक्सेलरेशन दिख रहा है नहीं, तो वाई डायरेक्शन में तो एन एम जी के बराबर अभी भी है। ठीक है, अब बात आती है कि भैया ये एफ एल की वैल्यू तो आपने बता दी कि किस पर डिपेंड करती है, नॉर्मल रिएक्शन में, लेकिन एफ के की वैल्यू भी बच्चों एक्सपेरिमेंट से पाया गया है कि वो डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पे। और जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे म्यू के। अब कह दोगे सर ये क्या हो गया, जैसे वहाँ बच्चों म्यू एस होता था, इस म्यू के को बोलते हैं बच्चों कोफिशिएंट ऑफ, जैसे कि आपको नाम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इसको क्या बोलते होंगे? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और जनरली पाया क्या गया है कि म्यू के इज अराउंड 20 to 25% लेस देन म्यू एस। ये होता क्यों वो सब बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, दो सरफेस मान लो, वो दो सरफेस वही है, जब वो रेस्ट में है तो जो म्यू एस की वैल्यू आती है, म्यू एस की मैक्सिमम वैल्यू जो है, ठीक है, लेस देन म्यू एस, हाँ लेस देन, एक मिनट इसको सही से लिख देता हूँ, लेस देन म्यू एस। ठीक, मैं बताने ये जा रहा था बच्चों कि जब ये दो सरफेस रेस्ट में, रिलेटिव मोशन अभी हुआ नहीं, इम्पेंडिंग मोशन, तो म्यू एस की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू म्यू के से ज़्यादा होगी। और म्यू के कितना लेस होता है? वो अराउंड 20 to 25% लेस होता है। मान लो म्यू एस की वैल्यू लेट सपोज 0.8 है,
तो 8 का 20% कितना होगा, 8 का 20% कितना होता, 16 होगा ना, 1.6 होगा, 20% कितना होगा यार, 8 2 16, हाँ 1.6 ही तो होगा। तो इसका मतलब ये मान लो 0.8 है तो ये कितना आ जाएगा, 0.16 आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? अबे यार 20% कितना होगा यार, हाँ यार 20% 80 का 8 का कितना होता, चलो छोड़ो वो सब, वो कैलकुलेट करना। मैं क्या क्या दिमाग लगा रहा हूँ यार मैं इतनी देर से। 20% ऑफ 0.8, मैं 80 कर रहा हूँ, 0.8 है, 0 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा। हाँ यार 0.16 होगा ना, सही तो बोल रहा था मैं, तुम लोग यार कंफ्यूज कर देते हो। 0.16, तो इसकी वैल्यू 0.16 कम होगी। तो अगर ये 0.8 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.64 हो जाएगी। ये समझ गए होगे, चलो ठीक। तो ये कहानी होगी एफ के की, को डायनेमिक फ्रिक्शन हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में जरा हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि अब तो मोशन होने लगा है। तो जब आप एक्स डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, उसमें जब आप सिग्मा एफ एक्स करोगे तो वो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा कि नहीं। एफ एक्स कितना है, देखो बच्चों, अभी तक जिस चैप्टर में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ रहे थे, F इक्वल टू ma हो जाता था। नेट डायरेक्शन में, जो नेट इस डायरेक्शन में फोर्स है वो कितनी है, F होती थी, क्योंकि सरफेस स्मूथ थी। लेकिन अब तो एक अपोजिंग फोर्स एफ के आने लगी है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, F माइनस एफ के इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन अगर निकालना होगा तो कैसे आ जाएगा, F माइनस एफ के पे। चलो ये सब हम लोग जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब समझ जाएंगे। मुझे आपको एक बात और बतानी ये थी कि मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जब हमने फोर्स हटा दी, फोर्स हमारी 0 होगी, तो कितने टाइम के बाद वो रेस्ट पे आ जाएगी। तो आपको रिटार्डेशन लगाना होगा, रिटार्डेशन निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इफ़ F इज़ रिमूव्ड ऐसे लिखता हूँ, इफ़ F is removed A is equal to माइनस एफ के बाई एम। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन का मतलब बॉडी स्लो डाउन हो रही है। तो अगर आपने उसको धक्का दिया, एक बार धक्का दिया तो चलना स्टार्ट हुई, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, आपने एक्सटर्नल फोर्स हटा दी, तो एक टाइम के बाद वो रेस्ट पे आ जाएगी। रेस्ट पे क्यों आ जाएगी, क्योंकि डायनेमिक फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो उसको कितने टाइम में लाएगा उसके लिए एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, जिसको रिटार्डेशन बोलो इस वक्त। तो रिटार्डेशन इस रिलेशन से आ जाएगा, उसको हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, सब समझ आएगा। तो बहुत चीज़ें हमें पता चल गई स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन के बारे में। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 3-4 सिचुएशन पढ़ेंगे, आगे चल के और डिटेल में चीज़ें जानेंगे, तो हम डिटेल में समझ जाएंगे कि ये होता क्या है स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। समझ में तो आ गया है, और डिटेल में समझेंगे, डेप्थ में। जैसे मैंने रैंडमली आपसे बोल दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई म्यू एस की वैल्यू म्यू के से 20-25% कम होती है, ठीक है। या मैंने बोल दिया कि एफ के की वैल्यू एफ एल से कम होती है। एक बार मोशन स्टार्ट करना मुश्किल है, लेकिन मोशन को बनाए रखना उतना मुश्किल नहीं है। फोर्स मोशन को स्टार्ट करने में ज़्यादा लगती है, लेकिन उसको बनाए रखने में कांस्टेंट वेलोसिटी से उतनी फोर्स नहीं लगती है। तो ये ऐसा मैंने क्यों बोल दिया आपसे, वो सब हम लोग जानेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहना बच्चों, तभी तो समझ में आएगा। फिजिक्स के मजे तो तभी आएंगे जब सब कुछ समझोगे, जितना है इस लेवल पे, ठीक है। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।